हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का ये वीडियो एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनाया जा रहा है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मेरे रीसेंट कम्युनिटी पोस्ट पे भर भर के अपने कमेंट्स डाले। मैंने जिस दिन रिजल्ट आया था सीएमए इंटर और फाइनल का यानी 23 अगस्त को एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें ये जेन्युइन एक वीडियो बनाने की अपील करी थी कि मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूं जिसमें सारे स्टूडेंट्स के जो भी अभी इश्यूज हैं आफ्टर फेलिंग द एग्जामिनेशन ऑफ जून 2024 उनको मैं एड्रेस करना चाहता हूं। एंड ऐसे में जिनको भी कोई भी तकलीफ है, कोई भी इशू है, प्लीज अपने कंसर्न्स को कमेंट्स में डाल दीजिए एंड अकॉर्डिंगली मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। आई डेंट नो कि उसको इतना रिस्पॉन्स मिलेगा। उस कम्युनिटी पोस्ट पे लगभग 50 से ज्यादा लोगों ने कमेंट किया और अपने अपने इश्यूज को यहाँ पे मेंशन किया। जाहिर सी बात है उन सबका इश्यूज सुनना और उसका जवाब देना जरूरी था एंड इसलिए आज का ये वीडियो है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि भाई सीएमए फाइनल या इंटर के एग्जाम को जिसको आप फेल कर चुके हो जून 24 में, उसके बाद की कहानी क्या है, बल्कि एट द सेम टाइम इस वीडियो के थ्रू आपको एक बाप ऑफ मोटिवेशन देने का मन है, यानी कि मोटिवेशन का एक तड़का देने का मन है, ताकि आप खुद ही समझ जाएं कि जो कुछ है वो सब आपके हाथ में है एंड कोई और थर्ड पार्टी कोई भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एंड आप चाहे तो दिसंबर 24 में अपना पूरा फेट बदल सकते हैं। कैसे, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में रहेगी। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड जाहिर सी बात है बहुत ही ज्यादा रियल होने वाला है, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं, कुछ भी नहीं। एक बड़े भाई के तौर पे, एक मेंटोर के तौर पे आपकी मदद कर रहा हूं एंड आई होप आपको ये मदद पसंद भी आएगी, आप इसे और लोगों तक भी पहुंचाना चाहेंगे। तो अगर आपका कोई भी दोस्त भी तकलीफ में हो तो जरूर से उसे ये वीडियो भेजना। शुरुआत करते हैं, एक एक करके मैं आप सबके इश्यूज सुनूंगा। ये मैं फिर से बता दूं, ये सारे इश्यूज मुझे नोट कराए गए हैं बाय यू ऑल। सो मैंने अपने मन से कोई क्वेश्चन ऐड नहीं किया है, सारे क्वेश्चंस आपके हैं एंड इनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस ही हैं और आपको जवाब मिल जाएगा आपकी प्रॉब्लम का। तो बस इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा देखिए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो मेरे को आया, और मैं ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से स्ट्रक्चर कर दिया, वो ये है कि कई बच्चे ऐसे हैं जो सीएमए फाइनलिस्ट हैं, कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर है, 3-4 बार फेल हो चुके हैं, फैमिली से प्रेशर है, बहुत एंग्शियस है, फियरफुल है, क्या करना चाहिए उन्हें। तो मैंने उनके लिए जवाब यही दिया है कि भाई आप जो ये पेपर में बार बार फेल हो रहे हो उसके लिए सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हो रही है, दैट आपको लगता है कि सिर्फ पढ़ना ही काफी है, क्लासेस करना ही काफी है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना ही काफी है, और कुछ हद तक मैं कह सकता हूं प्रैक्टिस आपको लगता है आपकी काफी है। सही बात बताऊं तो ये जितनी आपने काफी 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 बातें बोली ना, वो काफी नहीं है। काफी होने के लिए आपको एक प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट योर पेपर लुक्स लाइक। अब तो देखो 2022 के सिलेबस में भी 3 बार एग्जाम ले लिया गया है और मल्टीपल टाइम्स मॉक पेपर्स भी आए हैं। तो अब पेपर पैटर्न स्टडी करना, एबीसी एनालिसिस करना, 60-40 स्ट्रैटेजी करना सब आसान है। अब करना है तो प्रॉपर अपने पेपर को स्टडी कीजिए। मुझे पता है कि हर क्वेश्चन में या हर चैप्टर में आप बेहतर नहीं है या फिर आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते, आई अंडरस्टैंड। लेकिन पेपर में अगर आप 40-50 मार्क्स की तैयारी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे देन देयर इज अ गुड चांस दैट यू विल नॉट फेल एनी एग्जाम व्हाटसोएवर। तो ऐसे में अगर आप प्रॉपर अवेयरनेस क्रिएट कर लोगे विथ रिस्पेक्ट टू योर पेपर, आप डेफिनेटली क्लियर करोगे। जहां तक बात है हमारे खुद के पेपर्स में, तो इन सारे पेपर्स में हम करते हैं, वेदर इट बी कॉस्ट, एफएमबीडीए, एमए या फिर फाइनल का एसएफएम, सबके लिए मैं आपके लिए ये सारा काम करता हूँ, पेपर एनालिसिस वगैरह सब कुछ, जिसे मैं ट्राई करता हूं कि आपकी मदद हो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इट इज नॉट जस्ट अ लग्जरी एनीमोर, ये नेसेसिटी है। हर किसी को इतना स्टडी करना पड़ेगा, अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सीधा सीधा कहूं तो यार मतलब सिर्फ पढ़ लेना, क्लासेस कर लेना, मैराथन्स देख लेना ना काफी है। आपको काफी अगर कोई काम करना है तो ये कीजिए कि अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, चप्पा चप्पा पता होना चाहिए आपको। कोई आपसे पूछे क्वेश्चन नंबर 2B में कौन सा चैप्टर आता है तो आपको पता होना चाहिए। क्या ऐसी तैयारी है आपकी? आई बिलीव नहीं है। इसी वजह से मुझे लगता है कि आपको इस लेवल पे खुद को प्रिपेयर करना है और इस लेवल पे प्रिपेयर करने के बाद 40 के नीचे कभी नहीं आ सकता, ये मैं पत्थर पे लिख सकता हूं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कई बच्चे हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि भैया हमारी एज 25 या उससे ज्यादा है, किसी की 28 थी, किसी की कुछ थी, तो कई बच्चों ने अलग अलग एज लिखी। तो 25 या उससे ज्यादा है, अनएम्प्लॉयड है और मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? तो इसमें भाई मेरा पहला बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट ले लो, नेवर बी अनएम्प्लॉयड आफ्टर 25। मैंने ये नहीं कहा कि डोंट अर्न या यू शुडंट बी
अनअर्निंग इफ देयर इज अ वर्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि यार पैसे ही कमाने जरूरी है, पर मैं ये कह रहा हूं कि आप नौकरी पेशा होने चाहिए, या तो आप खुद के लिए काम कर रहे हो या किसी और के लिए कर रहे हो। एम्प्लॉयमेंट इज नेसेसरी, भले ही वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो लेकिन नेसेसरी है भाई। 25 के होने के बाद काम नहीं कर रहे हो, घर पे बैठे हो और अपने परिवार पे एक बोझ हो, तो फैमिली से प्रेशर आएगा, फॉर ऑब्वियस रीजंस आएगा। एंड आपको ये समझना पड़ेगा कि गिवन योर एज, अगर आप 25 या उससे ज्यादा हो तो आपको डेफिनेटली काम पे जाना होगा। ऐसे में मेरा ये कहना है कि भैया एक्सपीरियंस आपके डिग्री से भी ज्यादा वैल्यूएबल है, तो अगर आप 4 साल 5 साल एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे तो भी आपको फायदा हो जाएगा। तो ऐसे में प्लीज एक्सपीरियंस गेन करते रहें। रिसेंटली मेरी एक अपनी स्टूडेंट से बात हो रही थी, जिन्होंने कहा कि भाई वो किसी कंपनी में उनकी नौकरी लग गई है, फैमिली ने प्रेशर डाला था और प्रेशर के बाद में उन्होंने नौकरी अप्लाई करी और उनको नौकरी लग गई। लेकिन उनको अभी भी एक मन में वो ठहराव नहीं आ रहा कि यार हमारा सीएमए का पेपर निकला नहीं है। तो मैंने उनको पूछा भाई आप सैलरी बताओ अपनी, तो उन्होंने कहा 30,000 रुपीज पर मंथ। तो मैंने उनको बोला कि सुनो, 30,000 रुपीज पर मंथ इज अ गुड डिसेंट amount of money that you are making on a per month basis. I understand इसे luxuries नहीं हो सकती but basic necessities हो सकती हैं। तो आप पढ़ाई चालू रखो लेकिन जॉब मत छोड़ना। Why did I say so? क्योंकि भाई अगर कोई फाइनल के एग्जाम तक पहुंचा है या फाइनल नहीं क्लियर कर पा रहा है, 3 4 5 अटेम्प्ट लग चुका है, आपको अपनी पर मंथ वर्थ समझ में आनी चाहिए। पर मंथ वर्थ इवन आफ्टर आप सीए में क्लियर कर लेंगे तो भी एकदम से शूट अप नहीं करेगा, इट विल बी अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी। तो पढ़ाई के बहाने से ये 30,000 35,000 की नौकरियां छोड़ना एकदम बेवकूफी है, ये नहीं छोड़ना चाहिए। इसी के विपरीत मैंने ये भी बताया था कि एक स्टूडेंट था जिसने 6,000 की नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं करी, तो मैंने उसको उल्टी एडवाइस दी थी, उसको बोला था कि जॉब को लात मारो क्योंकि 6,000 इज नॉट योर वर्थ, करेक्ट। तो आपको अपने वर्थ को समझना पड़ेगा। अगर आपका जॉब ठीक ठाक है या नहीं है तो जॉब लीजिए जरूर, 25 के बाद जॉब कीजिए, एक डिसेंट पैकेज पे काम कीजिए, उसके नीचे मत कीजिए, ऑब्वियसली दैट इज रिक्वायर्ड। बट अगर उससे भी कम आपको जॉब मिलते हैं तो ये समझिएगा कि आपके स्किल सेट कितने पुअर है। तो स्किल सेट भी सुधारना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। बट यस, मेरा पहला केस यही है भाई, 25 के ऊपर अगर आप हो तो जॉब ढूंढो, प्लीज जॉब करो। अगर जरूरत पड़े एक बार में एक ग्रुप दो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, वो ठीक रहेगा। और वेल पेइंग जॉब्स जितने भी है उनको छोड़ने की जरूरत नहीं है। एक स्टूडेंट ने अपने कमेंट में डाला ना कि मेरा ऑफशोर फर्म में जॉब है, तो क्या वो ठीक रहेगा? तो भाई वो एकदम ठीक रहेगा। ऑफशोर में जितना मेरी जानकारी है अच्छा ही पे मिलता है, तो उस पे प्लीज कंटिन्यू करें। इफ द पे इज गुड, हैंडसम, एनीथिंग मोर देन 25-30,000 पर मंथ इज वेरी गुड। मैं यही मानूंगा, खास करके उनके लिए जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग गए। जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट्स नहीं लगे वो 25 क्रॉस नहीं किए होंगे अभी तक। तो 25 के ऊपर वालों के लिए ये मेरी राय है, 25 के नीचे वाले अभी आप बिना जॉब के कंटिन्यू कर सकते हैं। एक क्वेश्चन क्या आया कि सर अब सिंगल ग्रुप देना है कि बोथ ग्रुप देना है इन December 24। तो भाई इसमें सबसे पहले ये डिटर्मिनेशन आपको करनी पड़ेगी कि बोथ ग्रुप की क्लासेस का स्टेटस क्या आपका। अगर आपकी कंप्लीट नहीं हुई है क्लासेस अभी तक भी, तो भाई आपको सितंबर एंड तक अपने ग्रुप 2 की क्लासेस को कंप्लीट कर लेना चाहिए, या जिस भी ग्रुप की बाकी है उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। एंड आपको फिर एक ही ग्रुप देना चाहिए एंड उसमें भी अपना बेस्ट देना चाहिए। भैया क्या कह रहे हो? हाँ जी, एकदम सही कह रहा हूं आपको। आप अपनी क्लासेस ही कंप्लीट नहीं किए हो, जब जबरन आप इसे अक्टूबर तक टांग करके लेके जाओगे, अक्टूबर तक तो आपकी क्लासेस ही कंप्लीट होगी और फिर आप बोलोगे कि मैराथन देख लेते हैं, और मैराथन देख करके आप बोलोगे अब एग्जाम देने चले जाते हैं, और फिर वापस दिसंबर में जब इस तरह का वीडियो बन रहा होगा दिसंबर एग्जाम के लिए, आप उसमें भी वीडियो देख रहे होंगे। दैट इज नो पॉइंट। इस लूप को बस ऐसे आगे मत बढ़ाओ। अगर आपके दोनों ग्रुप का आपका सपना था और आप देना चाहते थे तो अभी तक आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। चलो अभी तक नहीं हुई, 5-6 दिन के अंदर खत्म कर लो। पर अगर तब तक भी नहीं हो रही तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि देखो क्लासेस तो एनरोल्ड होंगी आपकी ग्रुप 2 की, तो आपको वो कंप्लीट करना है। एंड कंप्लीट करने के बाद में कोई भी एक ग्रुप देना है। आप ग्रुप 1 भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो, या फाइनल के हो तो 3 या 4 में से कोई भी दे सकते हो। तो इस बात का ध्यान देना। अब जो बच्चे बोलेंगे नहीं भैया हमारी क्लासेस कंप्लीट है, तो उनमें भी 2 कैटेगरी आती है। एक वो जिनकी क्लासेस बहुत पहले कंप्लीट हो गई थी और वो जून 24 में दोनों ग्रुप दे चुके हैं और उसके बाद फेल हो चुके हैं। दोनों ग्रुप पे फेल हो गए और दोनों ग्रुप दिया था, तो भाई आप रीथिंक करो। आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, और मैं आगे इसको एड्रेस और करूंगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर आप बहुत बुरी तरह फेल हुए हो तो उसका कुछ और जवाब होगा, और आसपास जाके फेल हुए हो तो फिर दोनों ग्रुप आपको देना चाहिए। तो रीथिंक करना है, आप ही को करना है। और जिनकी क्लासेस कंप्लीट है, पहले कभी एग्जाम भी नहीं दिया और अभी ही जस्ट क्लासेस कंप्लीट किया, ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों क्लासेस कंप्लीट, या ग्रुप 3 ग्रुप 4 सब क्लासेस कंप्लीट, यहां से 3 महीने अगर आपके पास में है टू डू रिविजन एंड टू डू एम्पल प्रैक्टिस,
तो भाई आपके लिए दोनों ग्रुप का सपना एकदम खुला है, आप बिंदास दोनों ग्रुप के लिए जाएंगे। यानी मैं समराइज कर रहा हूं वापस, अगर आपकी क्लासेस ही कंप्लीट नहीं हुई अभी तक, या फिर आने वाले 5-7 दिन में अगर वो कंप्लीट नहीं होती है, तो फिर आप एक ग्रुप के साथ में जाएं। अगर आप पहले दोनों ग्रुप अटेम्प्ट कर चुके हैं और फेल हो चुके हैं, तो रीथिंक करें कि क्या आप में इतना दमखम है कि आप दोनों ग्रुप साथ में दे सकते हैं। और जिनकी क्लासेस अभी जस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं और अभी 3 महीने हैं हाथ में, तो जम के रिविजन करो, जम के पढ़ाई करो, दिन के 12-13-15 घंटे जितना दे सकते हो दो, एंड दोनों ग्रुप के सपने के साथ में जाओ। ओके, सीएमए छोड़ दे क्या? मतलब ये तो बहुत बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। एंड अब तो मतलब थके हारे बच्चे जिनके 5-7-10 पता नहीं कितने अटेम्प्ट हो चुके हैं, वो बोल रहे हैं सर सीएमए छोड़ दे क्या? क्या सीएमए छोड़ दे? तो मेरा पहला ही इसमें सुझाव यही होगा कि आपके पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। खास करके परिवार बोलता है, परिवार में से ना माँ बाप ऐसे बोलने लग जाते हैं कि छोड़ दे, तू तेरे से हो नहीं रहा है, तू एग्जाम में लगातार फेल हो रहा है, तो तू छोड़ दे, है ना? अगर ऐसा वो बोल रहे हैं, तो फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कहीं बढ़िया नौकरी मिल रही है और आगे की भी लाइफ आपकी ना सेट हो जाएगी उस पर्टिकुलर काम में जाकर के, तो सीए में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको लगता है कि अभी तो मिल जाएगी 40,000 की नौकरी, पर जिंदगी भर में 40,000 पे काम करता रहूंगा, तो उस केस में डिग्री की जरूरत पड़ेगी। डिग्री आपकी लाइफ चेंज करेगी एंड सीएमए को कंटिन्यू करना चाहिए। कब कैसे क्या मैनेज करेंगे वो होगा, वो भी आंसर करूंगा मैं। बट हाँ, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो जाइए, नहीं तो मत जाइए। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली का बिजनेस है और आप सीएमए के चक्कर में बस उस बिजनेस को ज्वाइन ना करने का बहाना मार रहे हो, तो मैं कहूंगा बहाने को छोड़ो, फैमिली बिजनेस में माथा लगाओ, वहां पैसे बनाओ, एंड सीएमए पीछे छूटता है तो छूटने दो, कोई बड़ी बात नहीं है। और जिनके मल्टीपल टाइम फेलियर हो गया है, तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा जॉब ले लो जाकर के, कहीं कोई पहले नौकरी ढूंढो। अगर आप घर बैठे अनएम्प्लॉयड हो, 4-5 बार फेल हो चुके हो और अब बात करो कि सीएमए छोड़ दे क्या, तो मैं कहूंगा सीएमए छोड़ने की बात बाद में करो, पहले जॉब लो, पहले जॉब ढूंढो और करो। ऐसे लोगों के लिए जिनकी उम्र 25 साल से कम है, 4-5 बार फेल हुए हैं, अगर जॉब आपका 15-20 कुछ भी मिलता है तो भी ले लो, क्योंकि अगेन एक्सपीरियंस मैटर करता है। पैसे के चक्कर में नखरा मत दिखाना, अच्छा जॉब मिलता है, अच्छा प्रोफाइल मिलता है, जरूर से ले लेना, कम से कम काम सीखो। ये फैमिली प्रेशर वाली बात आ गई। भाई फैमिली प्रेशर में आपको फाइनल अल्टीमेटम मिल गया, फैमिली ने बोल दिया लास्ट अटेम्प्ट है आपका, देना है तो दे दो, पास होना तो हो जाओ, आगे देने को नहीं मिलेगा। पहला तो फैमिली कभी ऐसा ये करती है तो मुझे लगता है अननेसेसरली ज्यादा ही प्रेशर डाल दिया जाता है आप पे। बट फिर भी अगर वो ऐसा काम करते हैं, तो मैं आपको भाग मिल्खा भाग का जो एक खतरनाक मोटिवेशनल सीन था वो याद दिलाना चाहूंगा। और वो मोटिवेशनल सीन यही था कि मिल्खा जी को ये बोला जाता है, उस मूवी में बेसिकली दिखाया गया है कि भाई ये आपकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है, और जवाब उन्होंने दिया कि दौड़ूंगा भी वैसे ही। अगर आपकी फैमिली ने आपको फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है, बोल दिया है कि ये आपका लास्ट टर्म होगा, तो मेरा आपसे यही कहना है कि ये मोटिवेशन लाइए अपने अंदर से और ऐसा दौड़ के दिखाइए कि जैसे कि सच में आपकी जिंदगी की आखिरी रेस हो, सच में आपकी जिंदगी का आखिरी सीएमए अपीयरेंस हो। आखिरी होगा, क्लियर करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो अगर आपको फाइनल अल्टीमेटम मिला है, प्लीज आप अपने फैमिली पे अंगुली उठाना बंद करो, मॉम डैड को जज करना बंद करो, आप खुद को जज करो। वो कहते हैं ना कि भाई बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल देखा आपना मुझसे बुरा ना कोई। यानी मेरे से ही बुरा कोई नहीं है। यहाँ अगर फैमिली मुझे बोल रही है कि तू नालायक है और तू एक टर्म और मिलेगा तेरे को, तू वही दे दे और उससे आगे तेरे को नहीं मिलेगा अटेम्प्ट करने को, तो फैमिली को मत कोसना। कोसना है तो खुद को कोसना कि मैं इस दुर्गति तक आ गया या मैं इस दुर्गति तक आ गई कि मुझे ये फाइनल अल्टीमेटम मिल गया, अब जो मेरा भाग्य है वो मेरे भाग्य के भरोसे है। ऑब्वियसली फैमिली ये डिसाइड नहीं करेगी कि आपका वो लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, पर अगर उन्होंने एक बार के लिए बोला कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, तो लास्ट अटेम्प्ट जैसा ही इस पे काम करके दिखाइए, ये मोटिवेशन लाइए। सर पीटीपीज और एमटीपीज कितने करने, ये भी एक क्वेश्चन आया था। मैं कहूंगा 10-10 कर लो आप, 10 एमटीपीज 10 पीटीपी करने से आपका काम हो जाएगा। जो लोग स्कैनर करें वो स्कैनर कर लीजिए, इट इज डन। ये करने से ना आपको एक ओवरऑल कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप पिछले टर्म में आए हुए पेपर्स के आपसे सॉल्व हो रहे हैं, अगर वो सॉल्व हो रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा। ट्रबल्ड पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स या फिर राइटिंग स्किल्स, एक बच्चे ने लिखा कि भैया हमारा ना पेपर में क्या पता लिखने का तरीका गलत है जिसकी वजह से नंबर कटते जाते हैं। तो मैं उनके लिए भी यही कहूंगा, अवेयरनेस इज द की। अगर आप अवेयर हो गए, अवेयरनेस में सब कुछ आता है बच्चा। इट इज नॉट जस्ट अबाउट पेपर पैटर्न, इट इज नॉट जस्ट अबाउट एबीसी एनालिसिस 60-40, ना 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 ना, सब कुछ आता है। स्टडीइंग द लास्ट टर्म सजेस्टेड आंसर्स, जितने भी टर्म्स हुए हैं उनके सजेस्टेड आंसर्स को स्टडी करना, समझना कि इंस्टीट्यूट आपसे क्या चाहता है, इसमें समय जाता है। बट समय देते हैं ना तभी जाकर के आपको क्लैरिटी मिलती है कि ओके इसका जवाब ऐसे देने का है, इसका जवाब ऐसे देने का है। और ये क्लैरिटी एक्सट्रीमली 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 क्रिटिकल है। और ये क्लैरिटी कैसे आएगी? अवेयरनेस से।
तो मैं स्लोगन दे करके जा रहा हूं आपको, अवेयरनेस बढ़ाओ पेपर बचाओ। अवेयरनेस बढ़ाओ पेपर बचाओ, दिस इज द स्लोगन फॉर द डे। एंड अवेयरनेस के नाम पे मैं यही कहूंगा, स्पेंड सम टाइम विद द पास्ट सम पेपर्स, अपने आप सारी गुत्थी खुलती जाएगी। हाउ टू प्रिपेयर एसएफएम एंड एमए, अब ये क्वेश्चन आ रहा है इसलिए क्योंकि ये दोनों पेपर्स डेंजरस है और मैं पढ़ाता हूं इनको। ये दोनों पेपर की वजह से फाइनल का ग्रुप 3 और इंटर का ग्रुप 2 ये दोनों नहीं निकल पाते हैं। और उसका प्रॉब्लम क्या होता है, ये दोनों पेपर्स ही होते हैं। तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, सेपरेटली बनाऊंगा। हालांकि इस पे ऐसा नहीं है, पहले कभी वीडियोस बनाए नहीं है, तो आप पुराने वीडियोस में भी देख सकते हैं, हाउ टू प्रिपेयर दिस, हाउ टू प्रिपेयर दिस, वी हैव मेड ऑल दिस। बट ऑब्वियसली दिसंबर टर्म को भी ध्यान में रखते हुए आई विल प्रिपेयर सेपरेट स्ट्रैटेजिक वीडियोस फॉर एसएफएम, एमए एंड आल्सो कॉस्ट एंड एफएम। तो उनके लिए आप चैनल पे बने रहिएगा। लो जी, अब ये और एक सिचुएशन है, फेल्ड मिजरेबली, 25% या उससे कम नंबर आए हैं। 25% या उससे कम नंबर मतलब समझते हो, 800 में से आपके 200 भी नहीं आए दोनों ग्रुप अटेम्प्ट करने पे, या सिंगल ग्रुप में अटेम्प्ट किया तो आपका 100 से कम आया है। ऐसी सूरत हाल में क्या हमें बोथ ग्रुप अटेम्प्ट करना चाहिए क्या? इस क्वेश्चन को पूछने वाले को 100 तोप की सलामी है, क्योंकि ये इतना ऑब्वियस आंसर है। इसका जवाब है नहीं। अगर आपके 25% या उससे कम नंबर आ रहे हैं और आप अभी भी ये बोल रहे हो कि हमें दोनों ग्रुप देना चाहिए क्या, तो मेरा ये कहना होगा नहीं देने चाहिए, आपको एक ग्रुप करके देना चाहिए। मैं डिस्करेज नहीं करना चाहता, बट एक ग्रुप देने से आपके चांसेस बढ़ेंगे और 2 ग्रुप देने से चांसेस घटेंगे। एकदम जेन्युइन फीडबैक है और मेरे ख्याल से इसी तरह लेना चाहिए। और इसमें मिल्खा मोटिवेशन को साथ में जोड़ दो। आप एक ग्रुप दे रहे हो क्योंकि आप ऑलरेडी सैक्रिफाइस कर चुके हो, 2 ग्रुप आप दे चुके हो, बुरी तरह फेल हो चुके हो, आप एक ही ग्रुप दोगे, तो उस एक ग्रुप के भी साथ में पूरे शिद्दत से आप उस एक ग्रुप को देना। अब कई बच्चे क्या होता है ना, हाँ एक ग्रुप देंगे, जब एक ही देना है तो यार आराम से पढ़ेंगे अक्टूबर के बाद में, है ना। अगर आप इस मोटिवेशन के साथ चलोगे तो आपका कुछ नहीं होना। आपको मोटिवेशन ये रखना है कि ये ग्रुप ये मैं लास्ट टाइम दे रहा हूं, और लास्ट टाइम दे रहा हूं तो वैसे ही दूंगा कि ये ग्रुप मुझे दोबारा देना ना पड़े। सोचिएगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है कि सर एक इफेक्टिव रिविजन स्ट्रैटेजी बताओ फॉर 3 मंथ्स। अगले 3 महीने में रिविजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास रफली 10 डेज है फॉर एवरी सिंगल पेपर। तो ऐसे में आपको अपने सिलेबस को ढंग से डिवाइड करना चाहिए। ये हर किसी के लिए इंडिविजुअली होगा। किसी को किसी पर्टिकुलर टॉपिक में ज्यादा टाइम लगेगा, किसी दूसरे टॉपिक में कम टाइम लगेगा, किसी को प्रैक्टिकल में ज्यादा टाइम लगेगा, किसी को थ्योरी में ज्यादा टाइम लगेगा। ये रूटीन बनाने का जिम्मा आपका है। अब मुझे पता है मेरे पास आएंगे बच्चे और बोलेंगे भैया आप रूटीन बना के दे दो। इनफैक्ट मैंने थोड़े टाइम पहले एक स्टडी रूटीन का वीडियो भी बनाया था, खूब चला था वो। बट मुझे सच में ना खराब लगता है कि एक स्टूडेंट रूटीन भी अगर टीचर से बनवा रहा है ना, तो वो नहीं जानता, वो अवेयरनेस नहीं है उसको कि वो कितने पानी में है, कितने हवा में है। एंड इसीलिए ये देखो यार, ये काम आप आउटसोर्स मत करो, खुद से मेहनत करो, डिसाइड करो कि कितने टाइम में कितना चीज आप कवर कर पाओगे। 10 दिन में आपको एक एक पेपर प्रिपेयर करना है, तो उसका रूटीन बनाना आपका जिम्मा है। रूटीन 10 दिन तक मत बनाते रहना। रूटीन शुड बी प्रिपेयर्ड विद इन अ फ्यू आवर्स, मे बी 1-2 आवर्स के अंदर आपको अपना रूटीन फाइनल करना है। अच्छा, प्रैक्टिकल पेपर को पढ़ने का एकदम सिंपल तरीका है। आपने क्लासेस कंप्लीट कर ली तो अब आप एक फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट नोट्स बनाएंगे अपने लिए। जैसे एसएफएम की अगर मैं बात करूं तो पूरे एसएफएम में जितने भी कॉन्सेप्ट्स और नोट्स हैं, अगर आप उनको पेपर पे उतारना शुरू करें, आई थिंक 30-35 पन्ने से ज्यादा आप भरोगे ही नहीं, इतने ही कॉन्सेप्ट्स हैं। ये तो एसएफएम की बात कर रहा हूं। अगर इंटर की हम बात करें, कॉस्टिंग की, एफएम की या फिर एमए की, तो ये 10 पन्ने 15 पन्ने में खत्म हो जाएगी कहानी। तो फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट जो भी इंपॉर्टेंट है उनको एक जगह लिखो सबसे पहले रिविजन करते वक्त, एंड प्रैक्टिस करना शुरू करो। भैया प्रैक्टिस आप करा देंगे ना, यूट्यूब पे तो आपके प्रैक्टिस वीडियो आएंगे ना, मैराथन आएगा ना, तो हमारा उससे हो जाएगा ना? तो भाई उसका जवाब है नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी। ऑब्वियसली मैं मैराथन कराऊंगा, मैं फास्ट ट्रैक करा दूंगा, मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, पर अगर आप उसी के भरोसे बैठे हैं तो कुछ नहीं होना आपका। आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद से सवाल बनाने पड़ेंगे, और खुद से सवाल बने तभी जाकर के एग्जाम में बनेंगे। बहुत ही ज्यादा एक हार्श ट्रुथ है, बट यही है सच्चाई। अच्छा, अब ये गजब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो कई बच्चों ने पूछ लिया कि भैया ग्रुप 2 की क्लासेस ना अभी भी चल रही हैं और ग्रुप 1 में फेल हो गए, अब करें क्या? ठीक है, अब मेरा पहला तो ये है कि भाई इसके बारे में आपने सोचा नहीं था क्या पहले? जो भी बच्चे ये सवाल कर रहे हैं कि आपने इसके बारे में सोचा नहीं था, सोचना तो था, और हमने सोचा था। याद है जब मैंने ही एडवाइस किया था जिन्होंने ग्रुप 1 दिया था, रिजल्ट का वेट ना करो और ग्रुप 2 की क्लासेस शुरू करो, मैं नहीं कहा था। मैंने ऑब्वियसली सोच के साथ ही कहा था, मुझे आगे का रास्ता मालूम था। अब इसमें क्या है ना, जो लोग फेल हो गए उनके लिए, जो लोग पास हो गए यार उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। आपका ग्रुप 2 भी आधे से ज्यादा हो चुका होगा, ग्रुप 2 का दिसंबर में एग्जाम देना है, आपकी मौज हो गई, तो आपके फायदे की बात की थी। अब जिनका क्लियर नहीं हुआ उनके लिए भी कुछ सोचा था पहले से, शायद आपको नहीं मालूम। आओ जी बता देता हूं। ग्रुप 2 की क्लासेस क्या आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई क्या?
अगर आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई तो आप बहुत ही डिसिप्लिन्ड मैनर में अपनी ग्रुप 2 की क्लासेस को देखें। पिछले 2 महीने आपने टाइम वेस्ट नहीं किया, मुझे पता है आपने काफी मेहनत करी एंड इस वजह से आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। ऑलमोस्ट कंप्लीट मैं उसको मानूंगा जिसका अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए बोथ ग्रुप अटेम्प्ट करना एकदम जरूरी है। दिसंबर 24 में आपके पास में 3 महीने हैं टू रिवाइज, टू डू ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू डू एंड वो सब करने के लिए 3 महीने बहुत है। तो दिसंबर 24 में दोनों ग्रुप के साथ जाना चाहिए। और बाकी बच्चे जिन्होंने ग्रुप 2 की क्लास तो ली लेकिन ठीक से देखी नहीं, अभी भी बाकी है और अब ग्रुप 1 पढ़े कि ग्रुप 2 टेंशन में आ गए, तो भाई मैं आपको बता दूं आपने ग्रुप 2 की क्लासेस एनरोल करी थी जो कि कुछ समय में वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। आप नहीं पढ़ोगे तो वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, एक्सटेंशन के चार्जेस लगेंगे, पैसे और लगेंगे। तो ऐसे में उपाय क्या है? उपाय ये है कि आपको अपने लिए सोचना है और आपका सबसे बढ़िया जो आपके लिए भला हो सकता है वो ये है कि अभी अगले 1 महीने तक पूरा जोर डाल दो ग्रुप 2 को कंप्लीट करने में। ग्रुप 2 की आपने क्लासेस ले रखी है ना, उसे कंप्लीट कीजिए। यस, अब कोई बहानाबाजी नहीं। अभी कई बच्चे ये बोलेंगे नहीं हम तो ग्रुप 1 देने वाले तो हम ग्रुप 2 क्यों करें? तो आप अभी से ग्रुप 1 की तैयारी शुरू करेंगे ना, मुझे पता है आप 1-1.5 महीने तक तो आपको मतलब रियलाइजेशन ही नहीं आएगा कि एग्जाम आ रहा है। आप अगला 1-1.5 महीना खराब करने वाले हो सिर्फ ग्रुप 1 के नाम पे, मुझे पता है। इससे बेहतर क्या होगा, ग्रुप 2 की क्लासेस कंप्लीट कीजिए अगले 1 महीने में, जोर लगा दीजिए एग्रेशन में, सारी क्लासेस कंप्लीट कीजिए सितंबर एंड पे। और सितंबर एंड में जब आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाए तो सारी किताबों को बंद कीजिए और डिसाइड कीजिए ग्रुप 1 देना है कि ग्रुप 2। जो भी एग्जाम फॉर्म आपने भरा होगा एक ही ग्रुप दीजिएगा, या ग्रुप 1 या ग्रुप 2। द बेस्ट पार्ट वुड बी कि आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 या ग्रुप 3 ग्रुप 4 जो भी बोल लो उसके लिए तैयार होंगे। आपकी क्लासेस दोनों ही ग्रुप की हो चुकी होंगी, एक में आप ऑलरेडी फेल हो चुके होंगे और हो चुके हैं इनफैक्ट, और दूसरे ग्रुप के लिए भी आप तैयार तो एटलीस्ट होंगे। तो आपको फेल्ड ग्रुप को ही दोबारा देना है या फिर नए ग्रुप को देना है वो आप डिसाइड कर पाएंगे। आपके रिसोर्सेज तब तक रेडी रहेंगे एंड समय भी रहेगा एम्पल रिवाइज करने को। तो मेरा जेन्युइन एडवाइस यही है कि सितंबर एंड तक अपनी ग्रुप 2 की क्लासेस को कंप्लीट करो और एक ही ग्रुप करके देना दिसंबर 24 में। अब कई बच्चे यहाँ जिद पकड़ेंगे नहीं तो हम तो रैंक लेकर के आएंगे। रैंक की अभी भी अगर किसी में अभिलाषा है तो उसमें कोई मनाही नहीं है। फेल होने वाला कैंडिडेट आगे जाके रैंक लाता है, ये तो बहुत नॉर्मल चीज है सीएमए में, लेकिन उसको जून 25 देना पड़ेगा। दिसंबर 24 में दोनों ग्रुप देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इम्पॉसिबल तो नहीं है पर डिफिकल्ट हो जाएगा। ये अगर करना है कि दोनों ग्रुप अभी देना है दिसंबर 24 में, तो उस केस में आपकी क्लासेस अगले 7 दिन में कंप्लीट कीजिए। अगर आप सितंबर एंड तक अपनी क्लासेस टानते रहेंगे तो भैया ये ख्वाब थोड़ा सा दूर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आता है कि एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, क्या उसमें री एनरोल करें एक रेगुलर कोर्स को या फिर एनरोल करें एक फास्ट ट्रैक को? तो इसमें आप खुद से क्वेश्चन करेंगे कि क्या आपके कॉन्सेप्ट्स ओके हैं। हाँ भैया कॉन्सेप्ट्स ओके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉन्सेप्ट सब मालूम है भैया, तो उस केस में आपको कोई क्लास एनरोल नहीं करना। पर भैया प्रैक्टिस कौन कराएगा, डाउट्स कौन लेगा? प्रैक्टिस भी आप करेंगे, डाउट्स भी आप ही लेंगे। यस, प्रैक्टिस भी आप करेंगे, डाउट्स भी आप अपने खुद के क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट्स तैयार है ना, आप खुद को जबरदस्ती उस एक्सक्यूज में मत डालिए कि क्लास ले लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। भैया हम किसी और के क्लास लिए थे, अब आपका ले लेंगे ना तो हमारा अच्छा हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होता ऐसा, आपने कहीं से भी क्लास ली, आप खुद को क्वेश्चन यही करेंगे कि हमारे कॉन्सेप्ट्स ठीक है, हाँ कॉन्सेप्ट्स ठीक है, तो आपको क्लास लेने की दरकार नहीं है। हाँ अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ही ओके नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट्स ठीक नहीं है, तो इट इज अप टू यू, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आपके पास में फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, समय है, सब कुछ है, तो क्लास एनरोल कर सकते हैं। पर मैं अगर आपकी जगह होता और मेरे कॉन्सेप्ट्स अगर यहाँ स्ट्रांग नहीं होते, नॉट ओके होते, तो मैं क्लास नहीं लेता, मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को भी खुद ठीक करता। अब ये मैंने किया हुआ है इन माय सीएमए फाइनल जर्नी एज वेल। आई डिडंट फेल इन एनी एग्जाम, बट मेरे पास समय नहीं था और समय नहीं होने के कारण मैंने री एनरोल कहीं नहीं किया था। बेसिकली मैंने 5 महीने में सीए फाइनल पढ़ा था। जो मुझसे पढ़े उनको ये स्टोरी पता है। तो मैं तो नहीं करता ऐसा काम कि एग्जाम से कुछ ही दिन पहले क्लासेस ले लेता, मैं नहीं लेता। और आपको भी क्या करना आप डिसाइड कीजिएगा, पर मेरा यही कहना है कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है, एग्जाम में फेल हो रहे हैं, कैसे ठीक करना उसका जवाब मैंने दिया हुआ है। वही पेपर एनालिसिस, अवेयरनेस, 60-40, एबीसी एनालिसिस, ये सब, तो ये सब मैंने ऑलरेडी बोला हुआ, वो आपको करना चाहिए। बट दोबारा क्लास लेना है क्या? मे बी नॉट। कुछ बोनस टिप्स देना चाहूंगा आपको। बोनस टिप नंबर 1 ये है, आपके सारे क्वेश्चंस के मोटा मोटी जवाब आ गए ना? यस, मैंने अपनी तरफ से एक जेन्युइन एडवाइस देने की चेष्टा करी, आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब देने की चेष्टा करें। लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट गया है तो आप इस वीडियो के कमेंट में डाल देना, मैं एक और पार्ट बना दूंगा इसका, ठीक है? अब बात करते हैं इसके बोनस टिप्स की। बोनस टिप में भाई पहला टिप तो यही है कि जिन भी बच्चे का
इन सब में से किसी भी एक चीज से पाला पड़ने वाला है या दो चीज से पाला पड़ने वाला है, उनको एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाना चाहिए। क्यों भैया एक्स्ट्रा कॉन्शियस क्यों हो जाना चाहिए? एक्स्ट्रा कॉन्शियस इसलिए हो जाना चाहिए क्योंकि ये सारे हार्ड एरियाज हैं ऑफ द सीएमए कोर्स। इसमें आता है सीएमए इंटर का ग्रुप 1, रिजल्ट देख के समझ में आ रहा है आपको। सीएमए इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 डिफिकल्ट है, 8-9% ज्यादा रिजल्ट हो ही नहीं रहा, तो किसी का भी ग्रुप 1 है ड्यू, भाई आप ज्यादा पढ़ाई करो, ज्यादा मेहनत करो, इतना आसानी से ये निकलेगा नहीं। नंबर 2, किसी का पेपर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग से पाला पड़ने वाला है, उसमें फेल हुआ है, आगे डर लग रहा है, तो डर लगना भी चाहिए, पेपर हार्ड है। सीएमए फाइनल का ग्रुप 3 अगर आपका पेंडिंग है, यानी जिस पेपर में अपना एसएफएम वगैरह आता है, वो वाला ग्रुप अगर आपका पेंडिंग है, तो ये ग्रुप में भी डर होना चाहिए। आमतौर पे इस ग्रुप में अच्छी मार्किंग नहीं करता इंस्टीट्यूट, सो फॉर ऑब्वियस रीजंस दिस इज अ डिफिकल्ट ग्रुप। ग्रुप 4 से मुकाबले ग्रुप 3 काफी ज्यादा मुश्किल है। पेपर 14 एसएफएम से अगर आपका पाला पड़ रहा है तो डरना चाहिए, क्योंकि एसएफएम डरावना सब्जेक्ट है। सिमिलरली पेपर नंबर 18 जो कि ग्रुप 4 में है, पर ग्रुप 4 का सबसे डरावना पेपर है सीएफआर, इससे भी आपको डरना चाहिए। ये पेपर में भी डर लगने वाली बात है और इसको भी ढंग से प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सारी चीजों में अगर आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते हो, स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हो, एग्जाम में जाओगे तो आप टेंशन में आ जाओगे। इसीलिए प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, एग्जाम से पहले अपनी स्ट्रैटेजीज तैयार करके जाइए और एग्जाम में जाकर के उन स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट कीजिए। फाइनली कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज हैं, बेसिक स्टोरीज हैं, आम लोगों की हैं, इन सबको मैं पर्सनली जानता हूं। एंड इनकी स्टोरीज में बड़े बड़े सेटबैक्स थे, वो बड़े बड़े सेटबैक्स जो हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। और उसके बाद में भी मतलब बड़ा ही है, कुछ के बड़े हैं, कुछ के छोटे सेटबैक है, पर हैं, पर फिर भी इन्होंने अपनी जिंदगी में काफी अच्छा कर लिया। इनकी स्टोरीज, 3 स्टोरीज आपको सुना रहा हूं, हल्के माइंड से सुनाऊंगा, कोई ऐसा मोटिवेशनल कैरेक्टर नहीं रखूंगा आपके सामने, सिंपल बात बोलूंगा, लेकिन बस यही बताऊंगा कि आपकी जिंदगी में ये जो छोटा सा एक सेटबैक आया ना, इसको कोई बहुत बड़ा वो मत समझिए, इवेंट मत समझिए, एक लाइफ का बहुत छोटा इवेंट है। आगे जाकर के आप अपनी लाइफ में इतने सक्सेसफुल हो जाओगे कि ये इवेंट मैटर ही नहीं करेगा। इनफैक्ट आप इसकी कहानियां सुनाओगे अपने दोस्तों को, अपने यारों को, अपने बच्चों को, कि हमारा ये थोड़ा बुरा वक्त था एक, तो बुरा वक्त निकल जाएगा, आपको टेंशन लेने का दरकार नहीं है। वो 3 मोटिवेशनल स्टोरीज आपके सामने रख रहा हूं। पहली मोटिवेशनल स्टोरी है एक ऐसे लो प्रोफाइल किड की। लो प्रोफाइल किड बेसिकली वो हो गया जिसके परिवार में पढ़े लिखे लोग नहीं है, परिवार में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, और माता पिता को बस इतना पता था कि बच्चे को पढ़ाना है, और बच्चे को कैसे पढ़ाना है कोई आइडिया नहीं था, बस पढ़ाना है। तो माँ बाप, आमतौर पे ऐसे माँ बाप जिनको ऐसा है कि बस बच्चे को पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है नहीं पता, तो वो कोई अदरवाइज मदद नहीं कर सकते, बस बच्चे को डरा सकते हैं कि तुम नहीं पढ़ेगा तो ये कर देंगे, नहीं पढ़ेगा तो वो कर देंगे, है ना। ऐसा एक बच्चा था, उसने अच्छी पढ़ाई करी, अच्छे कॉलेज में चला गया, CA CFA क्लियर कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में, और फिर जब काम शुरू किया तो 4 साल तक पैसे ही नहीं कमाए, नो मनी फॉर 4 years। आप बोलेंगे कौन सी बड़ी बात है, हम तो 15 साल से नहीं कमा रहे। इस इवेंट के पहले क्या हुआ उसकी जिंदगी में? इस इवेंट से पहले हुआ उसके साथ कि उसने CA CFA क्लियर कर लिया, उसके बाद के 4 साल कोई पैसे नहीं कमाए। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगा आपके जैसा, और आज खुश है। ये मेरी कहानी है, ये मेरी कहानी है। मैंने अपने लाइफ में कोई बड़े सेटबैक्स नहीं देखे थे, बट द फर्स्ट बिग सेटबैक जो मैंने फेस किया था, और वो काफी बड़ा था, 2015 से लेकर 2019 का वो साल, 4 साल कब निकल गए पता भी नहीं चला। मेरे बाकी सारे यार और दोस्त हैं, खूब कमा रहे थे, खूब लाइफ एंजॉय कर रहे थे, और मुझे इतने पैसे की कमी थी क्योंकि परिवार के पास ठीक ठीक रिसोर्सेस थे, बट मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहता था, तो मैं अपने खर्चे खुद मैनेज करूंगा। तो रिसोर्सेस की इतनी कमी भी थी कि मैं हर एक इवेंट से बचता था। दोस्त बोलते थे पार्टी करना है, बोलता था भाई आज काम है, काम कुछ नहीं है पर आज काम है, ये बोल बोल करके, बहाने कर करके लगभग सब इवेंट को मिस किया, सारे इवेंट जितने इंपॉर्टेंट इवेंट है। फैमिली बोल रही है मतलब कहीं जाना है, कोई काम के लिए जाना है, तो भाई काम के लिए जाना है तो टिकट विकेट बुक करनी पड़ेगी, खर्चा फैमिली का खर्चा हो जाएगा, मैं खुद ही नहीं कमा रहा हूँ, फैमिली खर्चा करेगी, काय को, जरूरी नहीं है। और ऐसे कर करके कई जगहों पे मन मारा, काम नहीं किया, नहीं घूमा, सब कुछ नहीं किया। 4 साल बाद लाइफ में मेहनत करते गए तो 4 साल बाद रास्ते खुलते गए, और रास्ते खुलते गए तो आज बहुत ही ज्यादा एक अच्छे सिचुएशन में है। इस अच्छे सिचुएशन में पहुंचने के लिए वो 4 साल निकालने पड़े, वो सेटबैक झेलना पड़ा, झेला। तो आप ये छोटे से सेटबैक से क्या घबरा रहे हो? मैं ऐसे 4 साल देखा, आप ऐसे 6 महीने नहीं देख सकते।
सोचिए इसके बारे में। दूसरी स्टोरी है एक बहुत ही ब्राइट किड की, ये तो मेरा कॉलेज का जिगरी है। एक बहुत ही ब्राइट किड था, छोटे से एक टाउन से आया था, अपनी स्कूल का टॉपर था, स्कूल में 50 से कम बच्चे थे। तो जब आया था फर्स्ट टाइम कॉलेज, मेरा दोस्त है, तो फर्स्ट टाइम कॉलेज आया था तो आकर के बोला मैं अपना स्कूल का टॉपर हूँ। और मैंने कहा था कि मैं अपनी स्कूल में हूँ 50वां रैंक। तो उसने बोला 1 मिनट, 50वां रैंक मतलब स्कूल में कितने बच्चे हैं? मैंने कहा मेरी स्कूल में तो 700 बच्चे थे। तो बोला अच्छा, तेरी स्कूल में 700 बच्चे थे? बोला हाँ। मैं तो स्कूल टॉपर है ना? बोला हाँ। मैं तेरी स्कूल में कितने थे? उसने शायद 26 या 28 बताए थे। मतलब 26 लोगों में वो स्कूल टॉप करके आया था। कलकत्ते आया, अपनी अचीवमेंट्स को लेके ना बहुत ब्रैग करता था, मैं स्कूल टॉपर हूँ। मैं सीए का जो फाउंडेशन होता था उस समय, उसे सीपीटी कहते थे, उसमें वो अपने टाउन का 3rd रैंक करता, मतलब 3rd टॉपर था अपने टाउन से। उसके नंबर मेरे से कम थे। तो मेरे को आकर के ऐसे ब्रैग कर रहा था कि भाई मेरे तो इतने आए हैं, मैं तो अपना टॉपर हूँ, 3 नंबर आया मेरा, देख पेपर में फोटो आया। मेरे से पूछा नंबर, तो मैंने मेरे नंबर उससे ज्यादा थे। उसे उसी समय समझ में आ गया कि वो होगा, मतलब अपने अपने टाउन का टॉपर होगा, अपने स्कूल का टॉपर होगा। पर वो जो भी हासिल किया वो हासिल एक छोटे से एनवायरनमेंट में किया। एक बड़े एनवायरनमेंट में इतना बड़ा अचीवर बनने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती। एंड जिस दिन उसे रियलाइजेशन हुई, बात पूरी बदल गई। उसे रियलाइजेशन हो गया कि उसकी अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा एक्चुअल में ग्रेट नहीं है। स्कूल टॉपर होना एक 26 बच्चे की क्लास में या फिर 28 बच्चे की क्लास में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने टाउन में 3rd हाईएस्ट लेकर के आना कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक बड़े शहर में कहा हो, आप इंडिया में क्या हो, वो मैटर करता है। और उसको जिस दिन ये रियलाइजेशन हुई, उसने पूरी मेहनत एक जगह लगा दी कि भैया मुझे यहाँ, मतलब उस समय कलकत्ते में था, तो कलकत्ते में मुझे टॉप में आना है, मुझे कुछ तो बेहतर करके दिखाना। और हमारी कॉलेज भी बहुत बड़ी थी, तो कॉलेज में कुछ करके दिखाना है। एंड वो बच्चा कॉलेज का बेस्ट जॉब लेकर के निकला प्लेसमेंट्स में, सीए फाइनल में आगे जाकर के ऑल इंडिया रैंक लेकर के आया, एक ग्रेट जॉब है आज उसके पास में, अपने लिए फॉर्च्यून क्रिएट कर चुका है, मतलब मल्टी करोड़ ऑब्वियसली। एंड ऑब्वियसली मैं इससे स्मार्टेस्ट इंसान से आज तक नहीं मिला। ये मेरा एक दोस्त है, पूरा नाम रिवील नहीं कर सकता तो इनिशियल्स लिखे हैं। इसकी लाइफ में भी अगर आप बोले तो स्ट्रगल नहीं है, पर एक ऐसे बच्चे के लिए जो खुद को एक ओवर अचीवर समझता था, या आकर के रियलाइज करना कि वो कहीं पे भी स्टैंड नहीं करता है, ये अपने आप में एक स्ट्रगल है। इससे हर कोई पार नहीं पाता है। और ऐसे मैंने स्कूल टॉपर्स देखे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी खराब कर ली, स्कूल टॉपर्स देखे हैं जो सीए नहीं कर पाए। और यही स्कूल टॉपर जिसने ये रियलाइज किया कि जो इसने हासिल किया वो काफी नहीं है, इसने मेहनत बढ़ा दी और इसने जिंदगी जी ली, जिंदगी बदल दी। ऐसे इंसान है जो मुझे भी बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं। और ये इंस्पिरेशन आप तक भी मिलनी चाहिए, आपको भी पहुंचनी चाहिए। और ये देखो, एक ऑलरेडी एक ब्राइट बैकग्राउंड से, लो प्रोफाइल नहीं बोल सकता, एक अच्छे बैकग्राउंड से आया, पढ़े लिखे एनवायरमेंट से आया और बेहतर कर लिया। तो ये भी है, हर किसी की लाइफ में थोड़ा थोड़ा एक सेटबैक जरूर रहता है। ये सेटबैक था उसके लिए एक छोटा सा एक धक्का, कि जो उसने अचीव किया, मतलब एक अचीवर को जब आप बोल दो ना कि तूने कुछ नहीं अचीव किया, उसको एक बहुत बड़ा सेटबैक लगता है। उसके लिए ये था सेटबैक, उसने यहां से कुछ बेहतर करके दिखाया। एक और स्टोरी आपके लिए, एक परिवार, एक ऐसा बच्चा जो बहुत ही पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आया। ये ऊपर की दोनों स्टोरी में कोई पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं था। मेरे परिवार के पास में भी पैसे थे और मेरे दोस्त के परिवार के पास में भी पैसे थे। पर ये जिसकी कहानी है उसके परिवार के पास पैसे नहीं थे, इस कदर कि कॉलेज की फीस भरने के टाइम पे परिवार ने बोल दिया हमारे पास पैसे नहीं है। उस बच्चे को जाकर के बगल में जो टी शॉप है उसके ओनर से उधारी लेनी पड़ी, चाय की दुकान से उधारी ली। सोचिए जरा इसके बारे में, उधारी ली, कॉलेज की फीस भरी, पढ़ाई जैसे तैसे मैनेज करी। ट्यूशन लेने की कभी कोई फाइनेंशियल रिसोर्स ही नहीं था तो ट्यूशन कभी लिया नहीं। एक पेपर में जाके अटका, वो था एसएफएम सीएस फाइनल का, और वहां पे जाकर के वो अटका। जाहिर सी बात है तभी हम मिले, और हम मिले तो मेरे एसएफएम पढ़ाने से या उसके पढ़ने से जो भी बोल लो, उसको भी 2 अटेम्प्ट लगे उसके बाद में, लेकिन फिर भी उसने क्लियर किया, सीएस क्लियर किया, अपनी लाइफ बदल दिया। एक ऐसे बैकग्राउंड से आया जिस बैकग्राउंड में पैसे की कमी थी, या फिर मैं कह सकता हूं कि पढ़ाई में भी परिवार पैसा नहीं दे पा रहा था। सोचिए आप, मतलब ये कितनी पुअर फाइनेंशियल सर्कमस्टेंस है कि पढ़ाई के लिए भी, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए भी माँ बाप पैसे नहीं दे पा रहे हैं, कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। और आज वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए हद पैसे खर्च कर रहे हैं। इंडिया की तो नहीं, लेकिन कोलकाता की बेस्ट स्कूल्स में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। और अपनी, वो जानते हैं पढ़ाई उनकी, एक छोटा सा एक कोर्स कर लेना या फिर पढ़ाई कंप्लीट कर लेना उनके लिए उनकी पूरी लाइफ चेंज करने वाला एक स्टेटमेंट रहा।
ये मेरे ही स्टूडेंट है, ऑब्वियसली नाम रिवील नहीं करूंगा, पर मेरे ही स्टूडेंट है और ये इनकी कहानी है। चाय की दुकान से पैसे बोरो किए, खुद की पढ़ाई जैसे जैसे कंप्लीट करी, और ये भी है कि ये सीएस कोई ऐसा नहीं है कि कोई कम उम्र में कंप्लीट किया। सीएस कंप्लीट करने में इनको समय लगा, आई थिंक क्लियर हुआ तकरीबन 28, 29, 30 साल की उम्र में। यस, तो एक अच्छी खासी उम्र लेने के बाद में सीएस क्लियर किया, और सीएस क्लियर करने के बाद में आज के दिन पे इनकी जिंदगी में जो बदलाव आया वो देखने लायक है। और एक ऐसे समय में ले आए जहां एक परिवार पढ़ाई पे खर्च नहीं कर रहा था, तो ये अपने बच्चों की पढ़ाई पे खूब खर्च कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है भविष्य पढ़ाई में ही है, भविष्य पढ़ाई करके आगे बढ़ने में ही है। ये तीनों स्टोरीज में मेरे ख्याल से ये तीसरी स्टोरी आपसे सबसे ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड होंगी, आप सबसे ज्यादा इसी से एसोसिएट करेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि तीसरी स्टोरी एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है या सर्वाइवल स्टोरी है, एक ऐसी स्टोरी जिसमें ठीक है हम एक बेसिक टेम्पलेट पे अपनी लाइफ को लेके आ पाए, पर अगर आप उससे बड़ा कुछ देखना चाहते हैं तो ये दूसरी नंबर स्टोरी पे गौर कीजिएगा कि इंसान अपने लिमिट्स को कितना कम आंकता है। अपनी लिमिट्स को अगर एक्सपैंड करना चाहे तो वो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। इन स्टोरीज के बारे में सोचिएगा। ये तीनों स्टोरीज पर्सनली मैंने देखी हैं, मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। मेरी एक स्टोरी है तो इंस्पायर करती हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी शायद ये इंस्पायर करेगी। आपके सारे सवालों के जवाब मैंने दिए हैं। जून में आप फेल हो गए, दिसंबर में आपको एग्जाम देना है, कैसे देना है, सारी समस्याएं, सारे हल अब सब आपके पास में है। सोचना क्या है, लग जाओ यार, लग जाओ, काम पे लगो, पढ़ाई करो। 3-3.5 महीने कोई कम समय नहीं है पढ़ाई करने को। हाँ, दोनों ग्रुप देना है, कम समय लग रहा है, एक ग्रुप में चले जाओ। कोई पेपर क्लियर नहीं हो रहा है, उसके पीछे पड़ जाओ। सारे रास्ते, सारे हल आपके पास में है। तो प्लीज थोड़ा सा अपने पे थोड़ा सा काम कीजिए, और मेरे ख्याल से आप बड़े आराम से यहाँ पे क्लियर कर पाएंगे अपने एग्जाम्स को फॉर द डिसंबर टर्म। मेरे बेस्ट विशेस आप सभी के लिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।